हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है यूपी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और अब हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं, ख़ास तौर पर सत्र 2020-21 को ध्यान में रखते हुए, आपके इन्हीं बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रत्येक लेसन के शॉर्ट आंसर्स अब की कौन से आ सकते हैं, इस बार आपके एग्जामिनेशंस में कौन से शॉर्ट आंसर्स आने की उम्मीद है, उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपको लेके आए हैं। और आज इसमें हम लेकर आए हैं अ गर्ल विद अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की। एंड दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होगा। देखिए, शॉर्ट आंसर की जहाँ तक बात है, पहले तो आपको लेसन की थीम अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि लेसन आपका किस थीम पर है, इसमें क्या क्या हुआ है और क्या क्या आपको बताया गया है। उसके बाद तरीका यह है कि यह शॉर्ट आंसर रटने की चीज़ नहीं होती है। आपने लेसन पढ़ा हुआ है, उसमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग 25-30 शब्दों में आपको उसका जवाब देना होता है। हम पिछले 8 साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं और हमने वहाँ पर ये देखा है कि मतलब बहुत कम परसेंटेज में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो शॉर्ट आंसर्स को सीरियसली करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, वो बस ऊट पटांग उसमें भर देते हैं या फिर पेपर में से ही उतार देते हैं, है ना। और बहुत कम परसेंटेज में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आंसर्स टू दी पॉइंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले इसकी थीम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे 5 मिनट में। उसके बाद इसमें से कौन कौन से शॉर्ट आंसर्स इस बार आ सकते हैं एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन इस लेसन में से बनते हैं। अब की बार जिस तरह से डिस्टर्ब रहा है, पूरा सेशन खराब हो गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि इस बार एग्ज़ाम पेपर आपका थोड़ा सरल रहेगा और इस लेसन में से क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी है। ठीक है, तो देखिएगा, दिस लेसन गर्ल विद द बास्केट, टोकरी वाली लड़की, ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की। और इसका जो राइटर है विलियम सी डगलस, ही वॉज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज था। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। ही वॉज टू गो टू रानीखेत, सो ही केम टू दिल्ली टू बरेली ही हैज़ टू गो बाई ट्रेन, एंड फ्रॉम बरेली ही विल टेक अप ए कार, देन गो टू रानीखेत। तो ये इसका रूट है कि दिल्ली आए हैं, दिल्ली से अब बरेली की यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से। उसके आगे इन्हें रानीखेत जाना है, जहाँ आर्मी हिल स्टेशन है, ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, और उनका वहाँ पर कोई काम है। इस लेसन में जो इन्होंने दिखाया है वो दिल्ली टू बरेली अपनी ट्रेन की यात्रा दिखाई है। और आपको हम बता दें, दिल्ली टू बरेली जो ट्रेन जाती है वो हमारे चंदौसी होकर निकलती है, चंदौसी होकर वो ट्रेन पास होती है। तो उसी रूट का इन्होंने वर्णन किया है। लेसन स्टार्ट होता है, सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो प्लेटफॉर्म्स की कंडीशन बता रहा है। एज यू नो, दिस लेसन शोज द इंसिडेंट ऑफ 1950। 1950 की घटना इसमें दे रखी है। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था, बहुत ही डिस्टर्बिंग टाइम था। 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, और 3 साल बाद की ये घटना है। सब कुछ बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। भारत से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान पलायन किया था। तो ये बहुत ही डिस्टर्बेंस का टाइम था। तो वो लोग 90 लाख लोग किस तरह से भारत में सेट हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है वो उसमें प्लेटफॉर्म का वर्णन है कि प्लेटफॉर्म कैसे भीड़ से भरे हुए थे, लोगों ने क्या क्या पहन रखा था, लोगों की भाषा कैसी थी, वो कैसा बोलते थे, वो सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रेन चलती है और वो बताते हैं कि हर स्टेशन पर मैं रुकता था, लोगों से बात करता था, उनके विचार जानता था, उनसे जानकारी लेता था कि वो जीवन यापन कैसे करते हैं। फिर एक पैराग्राफ आता है बड़ा सा, उसमें भारत की भौगोलिक स्थिति को दिखाया गया है कि जिस रूट से ये ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ पर कैसा था। तो गंगा नदी का वर्णन किया है, वनों का वर्णन किया है, छोटे छोटे गाँवों का वर्णन किया है, उनकी दीवारें कच्ची थीं और छप्पर थे, छप्पर पर कद्दू, लौकी आदि की बेलें थीं, वो सारा वर्णन उन्होंने उसमें किया है। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ आता है जो वहाँ की यानी भारतवर्ष के लोगों की उस समय कंडीशन क्या थी, वो जीविका कैसे चला रहे थे, वो सब उन्होंने वर्णन किया। कैसे पता चला उन्हें
लोगों से बात कर करके उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाली कि यहाँ मज़दूर को कितने पैसे वो कमा पाता है एक सप्ताह में, एक महीने में या साल में, वो रोजी रोटी कैसे कमा रहा है, अपनी लाइवलीहुड, अपनी लिविंग कैसे कमा रहा है, और भोजन में क्या खाता है, क्या मिलता है, वो सारी चीज़ों का वर्णन किया है। उसके बाद लेसन का टर्निंग पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये लेसन लिखा गया है। एक स्टेशन पर एज सून एज ही अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से जैसे ही ये उतरे हैं कुछ बच्चों ने आकर इन्हें घेर लिया है और वो बच्चे टोकरियां और पंखे बेच रहे हैं। एक्चुअली दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। वो 90 लाख लोग जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे वो मारे फिर रहे हैं, जगह जगह टेंट लगा कर रह रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी में, प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ जैसी उन्हें जगह मिल रही है वहाँ पर वो बस गए और अपने पेट को पालने के लिए वो टोकरियाँ बनाना, पंखे बनाना, चाय, मूंगफली, ये सारी चीज़ें बेचना उनका होता है। तो एक ग्रुप है छोटे छोटे बच्चों का जिन्होंने लेखक को घेर लिया है। क्यों घेर लिया है? बिकॉज ही सीम्ड टू बी ए रिच पर्सन। ही वॉज एन अमेरिकन, ही वॉज इन कोट एंड पेंट्स, ही वॉज वियरिंग ए हैट, और पैसे वाला लग रहा है ऑब्वियसली। तो बच्चों ने इसी वजह से उसे सब तरफ से घेर लिया है कि ये हमारी टोकरी, हमारे पंखे खरीद सकता है। ये ट्रेंड आज भी आपको दिखाई दे जाएगा। आप आगरा जाइए या किसी ऐसी जगह विजिट करिए जहाँ फॉरेनर्स आते हैं, आप इंडियन हैं, आप यहाँ के हैं, और आप किसी दुकानदार से बात करेंगे 100 की चीज़ 50 में, 50 की चीज़ 40 में बहस करेंगे, और इतनी देर में कोई फॉरेनर आ जाता है तो वो आपको चलता कर देगा, चल भाई यहाँ से, तुझे नहीं लेना है कुछ भी। और फॉरेनर की तरफ वो एकदम से आकर्षित होते हैं लोग आज भी, उन्हें लगता है कि हमारी चीज़ अच्छे रेट्स में बिक जाएगी। तो वही था कि बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और राइटर ने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, जितनी वो खरीद सकता था, उसके जितनी उनके पास जगह थी, हाथों में जितनी जगह थी, उन्होंने पूरी तरह से वो सारी चीज़ें खरीदी हैं। कई टोकरी खरीदी, कई पंखे खरीदे, वो सब हो गया। बच्चे आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे। तो उनमें एक छोटी सी बच्ची है, शी इज़ 9 years old, शी इज़ ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, छोटी सी बच्ची है, और वो रिक्वेस्ट कर रही है राइटर से अपनी टोकरी बेचने के लिए। हैंडल वाली सुंदर सी टोकरी उसके पास है और वो 1.5 रुपया उसका चाहती है। राइटर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं खरीद सकता, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो लड़की क्या कह रही है इन्हें नहीं पता, ये क्या कह रहे हैं लड़की को नहीं पता, लेकिन जो एक्सप्रेशंस हैं, जो कहना वो चाह रही है वो ये समझ रहे हैं। वो टोकरी बेचना चाहती थी और ये मना कर रहे हैं, आई कैन नॉट परचेज एनी मोर बास्केट्स, आई डोंट हैव रूम, मेरे पास जगह नहीं बची है अब। तो वो बच्ची मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, आँखों में उसके आंसू हैं, उसको उसका भोलापन, उसका चेहरा देखकर लेखक का जो है वो हृदय पिघल जाता है और वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं और खुले हुए पैसे ऐसे मुट्ठी में भर के निकालते हैं, उसकी टोकरी में रख देते हैं। इन्होंने तो वो एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक एहसान के तौर पर उन्होंने ये काम किया था, अच्छाई के तौर पर ये काम किया था, लेकिन इस चीज़ ने उस छोटी सी बच्ची को ऑफेंड कर दिया, उसे मतलब अंदर से थोड़ी चोट पहुंची है ना, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा ये। तो उस बच्ची ने वो पैसे राइटर को वापस कर दिए, राइटर को वो सारे पैसे वापस थमा दिए। मतलब ये लग गया राइटर को कि मेरे इस काम से वो ऑफेंड हुई है, उसके नाजुक मन को चोट पहुंची है। तो राइटर ने फिर क्या किया, राइटर ने 1.5 रुपया निकाला और उस बच्ची को दिया और उसकी टोकरी खरीद ली, और इससे वो लड़की बड़ी प्रसन्न हुई है, मुस्कुराती हुई, आंसू पोंछते हुए अपनी खुश होकर चली गई है। तो मतलब ये जो इंसिडेंट इसमें दिखाया है उसने राइटर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये कहानी उन्होंने लास्ट के पैराग्राफ में बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वो कहानी सुनाई है कि मुझे भारत से प्रेम क्यों हो गया है। तो देखिए इस लेसन में एक चीज़ जो दिखाई गई है कि किसी भी देश के नागरिक हैं जो अपने देश की छवि को उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं विदेशियों की निगाहों में, दूसरे लोगों की निगाहों में। अब उस बच्ची ने जो व्यवहार किया, जिस तरह का स्वाभिमान दिखाया, जिस तरह का आत्मसम्मान दिखाया, उसने एक अमिट छाप छोड़ी लेखक के ऊपर। लेकिन अगर वही बच्चे भीख मांग रहे होते और हाथ फैला रहे होते तो उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता। तो चलिए अब एक एक करके इसके शॉर्ट आंसर्स को पढ़ते हैं और लेसन का भी अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स व्हेन मिस्टर डगलस विजिटेड इंडिया इन 1950? 1950 में जब डगलस भारत आए तो प्लेटफॉर्म्स की कंडीशन क्या थी? द प्लेटफॉर्म्स वर ओवर क्राउडेड, भीड़ से खचाखच भरे हुए थे। क्राउड होती है भीड़, ओवर क्राउडेड थे, भीड़ से भरे हुए थे। विद हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स,
सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, बेगर्स, पोर्टर्स। बेगर्स होते हैं भिखारी, प्रीस्ट होते हैं बाबा जी, साधु, है ना, और पोर्टर्स होते हैं कुली। तो हर वैरायटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और कुली, फेरी वाले, हॉकर्स, सब लोग थे, मर्चेंट्स थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज विदाउट फुटवियर्स। लगभग हर कोई नंगे पैर था। विदाउट फुटवियर्स का मतलब है नंगे पैर। बच्चों, अब आपको नंगे पैर शायद ही कोई मिलेगा, लेकिन अब से 30 साल पहले भी आप देखते, 40 साल पहले अगर आप देखते तो बहुत कम लोग थे जो चप्पल पहनते थे। ज़्यादातर लोग नंगे पैर ही चला करते थे। और ये तो 1950 की बात है, अब से 70-71 साल पहले की बात है। लोग चप्पलें नहीं पहनते थे, नंगे पैर होते थे, न चप्पल न जूता। एंड वियरिंग लूज वाइट ड्रेसेज। लेखक ने यूज़ किया है लूज वाइट गारमेंट्स। लेखक को नहीं पता कि कपड़ों को क्या बोलते हैं, धोती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुर्ते को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये परिधान जो हैं वो आपके हिंदुस्तानी परिधान है। उन्होंने बस इतना लिखा है कि सभी लोग लगभग ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों में थे। क्या थे वो कपड़े? कोई कुर्ता पाजामा पहने था, कोई कुर्ता पजामी पहने था, कोई कुर्ता धोती, कोई कुर्ता लुंगी, है ना। तो सभी लगभग ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों में थे। कपड़ों के बारे में, मशीनों के बारे में, खान पान के बारे में आप ध्यान रखें। जो प्रोडक्ट जिस देश का होता है वही उसे नाम देता है। चाउमीन आपका चाइनीज़ आइटम है, चाहे संस्कृत में बोलिए, चाहे इंग्लिश में बोलिए, चाहे हिंदी में बोलिए, आप चाउमीन को चाउमीन बोलेंगे। उसी तरह से कुर्ता धोती को आप कुर्ता धोती ही बोलेंगे। इसी तरह से जलेबी है, तो जलेबी को आप स्वीट रिंग्स, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोलते हैं। दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग टू से। जलेबी को आप किसी भी भाषा में बोलिए, आप जलेबी ही बोलेंगे। इसी तरह से मशीनरी का होता है। मशीनरी, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर बोलेंगे, मोटरसाइकिल को आप मोटरसाइकिल बोलेंगे, बस को आप बस बोलेंगे। इनके लिए कोई शब्द और आप हिंदी में या संस्कृत में नहीं बोल सकते। तो इस तरह से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। एक मुहावरा है, गेट द फील ऑफ द पल्स, नब्ज टटोलना, जिसका भावार्थ होता है, जिसका रियल मीनिंग होता है किसी की अंतः स्थिति को ज्ञात करना। तो इसमें एक इडियम का यूज हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड द राइटर डू, लेखक ने क्या किया टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। नेशन यानी इंडिया, राष्ट्र, देश। देश की नब्ज टटोलने के लिए, भारत की नब्ज टटोलने के लिए लेखक ने क्या किया? द राइटर वुड गेट डाउन हिज ट्रेन एट एवरी स्टॉप। लेखक हर स्टॉप पर अपनी ट्रेन से उतर जाता था। एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातें करता था। अबाउट द कंडीशन ऑफ द कंट्री, देश की हालत के बारे में। एंड इट्स सिटीजन्स, और नागरिकों के बारे में। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, द सफरिंग्स ऑफ द रिफ्यूजीज। रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी, यानी शरणार्थी जो दूसरे देश से भागकर किसी और देश में शरण लेते हैं। तो बताया था कि 90 लाख लोग छोड़कर आए थे पाकिस्तान से भारत। तो उनकी क्या मजबूरियां थीं, हाउ दे अर्न देयर लिविंग्स, और वो अपनी जीविका, लिविंग कहते हैं लाइवलीहुड, अपनी जीविका को कैसे कमाते थे, रोजी रोटी कैसे जुटाते थे। ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू नो, वो ये भी जानने का प्रयास कर रहा था कि हाउ दे फेल्ट अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि लोग ब्रिटिश सरकार के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो लेखक हर स्टेशन पर उतरकर लोगों से बात करता था, राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। इतने सारे लोगों ने, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 9 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख, कि इतने सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों आए। उत्तर, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था। एंड केम टू इंडिया, और वो भारत आए थे। रिलीजियस फेनाटिसिज्म, फेनाटिसिज्म होता है बच्चों कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, रिलीजियस फेनाटिसिज्म। फोर्स्ड देम, धार्मिक कट्टरता ने उन्हें मजबूर किया, टू पुल देयर रूट्स, अपनी रूट्स, अपनी जड़ें उखाड़ने के लिए, अपने घर छोड़ने के लिए, अपना देश, अपना मुल्क छोड़ने के लिए। दे वर एफ्रेड, क्योंकि उन्हें डर था किस बात का, दैट दे वुड हैव टू अडॉप्ट इस्लाम, उनका धर्म परिवर्तित कर दिया जाएगा, उन्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। इफ़ दे हैड स्टेड देयर, अगर वो वहाँ रुक गए तो।
तो ये होती है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता के चलते 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वो भारत आ गए, और यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे। तो ये बड़ा उथल पुथल का समय था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इंटरप्टेड द राइटर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल एट वन स्टेशन। हर स्टेशन पर लेखक उतरता था, लोगों से बात करता था, ये रूटीन चल रहा था उसका। लेकिन एक स्टेशन पर ये जो रूटीन था वो इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट मतलब बाधित हो गया, रुक गया, इंटरफेयर हो गया उसमें। क्यों हुआ? उत्तर, एट वन स्टेशन द राइटर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लेखक का जो रूटीन था टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करने का, वो इंटरप्ट हो गया, बाधित हो गया। कैसे? एज सून एज ही अलाइटेड फ्रॉम हिज ट्रेन, जैसे ही वो अपनी ट्रेन से उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के एक समूह ने गैदर्ड राउंड हिम, उसे घेर लिया, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस, वो टोकरियां और पंखे बेच रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। ये टोकरियां बेचने वाले बच्चे कौन थे? आंसर है आपका, दीज चिल्ड्रन वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज। ये बेटे बेटियां थे, ये बच्चे जो थे टोकरी बेच रहे थे, पंखे बेच रहे थे, ये बेटे बेटियां थे किसके? ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के। कौन से शरणार्थी? जो पाकिस्तान से आए थे। हु हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आए थे। दे वर ट्राइंग टू मेक देयर लिविंग, वो अपनी लिविंग, वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे बाय सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस, टोकरियां और पंखे बेच बेच कर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट्स ऑन द राइटर। कि लेखक पर ये छोटे छोटे बच्चे टिड्डियों के दल की तरह झपटे। टिड्डियों का दल होता है लोकस्ट। हरी भरी फसल देखकर टिड्डियों का दल जैसे टूट पड़ता है, लेखक को देखकर ये सारे बच्चे लेखक की तरफ भागे। क्यों? दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर वेरी पुअर। ये जो रिफ्यूजी बच्चे थे ये बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे। व्हेन दे सॉ अ रिच अमेरिकन, जब उन्होंने पैसे वाला अमेरिकन देखा, दे एक्सपेक्टेड, उन्हें उम्मीद थी, दैट ही वुड श्योरली परचेज दियर बास्केट्स एंड फैंस, उन्हें उम्मीद थी कि ये हमारी टोकरी और पंखे खरीद लेगा। देखिए इतनी सारी भीड़ ऑलरेडी स्टेशन पर मौजूद है, फिर भी एक व्यक्ति को देखकर झपटना यही दिखाता है कि यहाँ जो भीड़ थी उसके पास पैसे नहीं थे, वो खुद अपने आप में उतने ही गरीब हैं जितने कि ये बच्चे। तो एक अमेरिकन व्यक्ति जब आता है कोट पैंट में, है ना, हैट लगाए हुए, तो उसे देखकर ये एकदम से उसकी तरफ झपटे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ये हमारी टोकरी, हमारे पंखे खरीद लेगा। सो दे डिसेंडेड अपॉन हिम लाइक लोकस्ट, इसलिए टिड्डियों की तरह वो उस पर झपट पड़े। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द गर्ल विद द बास्केट, वो टोकरी वाली बच्ची कौन थी? अमंग दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन, इन रिफ्यूजी बच्चों के बीच, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की सुंदर सी बच्ची थी। शी वॉज ड्रेस्ड इन रैग्स, वो फटे पुराने चिथड़े पहने हुए थी। रैग्स कहते हैं फटे पुराने कपड़े, वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हैंडल वाली बड़ी सुंदर सी टोकरी थी। शी वॉन्टेड अ रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, ये रुपी एंड ए हाफ का मतलब होता है 1.5 रुपया, वो इस टोकरी के बदले 1.5 रुपया चाहती थी। शी वॉज प्लीडिंग हार्ड, बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी, बड़ी गिड़गिड़ा रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। अगला है 8वां क्वेश्चन कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द गर्ल व्हेन ही पुट अ हैंडफुल ऑफ चेंज इन हर बास्केट एज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, एहसान। लेखक ने जब एहसान के तौर पर उसकी टोकरी में ए हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी रेजगारी, एक मुट्ठी खुले पैसे रख दिए, तो लड़की का क्या रिएक्शन था? द लिटिल गर्ल वॉज एक्सट्रीमली पुअर, लड़की बहुत गरीब थी। यट शी वॉज फुल ऑफ प्राइड, लेकिन वो फिर भी भरी हुई थी प्राइड से, गर्व से, ग्रेस, शान और सम्मान से, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से। लड़की गरीब भले ही थी लेकिन उसमें आत्मसम्मान था, स्वाभिमान था और पूरी शान और सम्मान था। शी डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने स्वीकार नहीं किया,
द राइटर्स मनी एज ग्रेटिट्यूड, राइटर के पैसे एहसान के तौर पर उसने नहीं लिए। शी हैंडेड हिज मनी बैक टू हिम, उसने वो पैसे उसे वापस थमा दिए, उसने उससे ऐसे भीख में पैसे नहीं लिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द बास्केट ऑफ दैट लिटिल गर्ल। फोर्स मतलब मजबूर हुआ, लेखक उस बच्ची की टोकरी खरीदने के लिए क्यों मजबूर हुआ, कौन सी चीज ने उसे मजबूर कर दिया? उत्तर देखिए। द राइटर फेल्ट पिटी एट द डिस्ट्रेस्ड कंडीशन ऑफ द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची की जो डिस्ट्रेस्ड कंडीशन थी, जो हृदय विदारक स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, लेखक को उस पर दया आ गई। ही वॉन्टेड टू हेल्प हर, वो उसकी मदद करना चाहता था। बट वेन शी डिड नॉट एक्सेप्ट द राइटर्स मनी एज ग्रेटिट्यूड, लेकिन जब उस बच्ची ने लेखक के पैसे स्वीकार नहीं किए एहसान के तौर पर, ही हैड टू परचेज हर बास्केट, उसे उसकी टोकरी खरीदनी पड़ी। 10वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द गर्ल व्हेन द राइटर हैड परचेज्ड हर बास्केट, और जब लेखक ने उसकी टोकरी खरीद ली तो लड़की का क्या रिएक्शन था, छोटी सी बच्ची ने क्या रिएक्शन दिया, कैसा महसूस किया? व्हेन द राइटर हैड परचेज्ड हर बास्केट, लेखक ने जब उसकी टोकरी खरीद ली, शी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म हैप्पीली, और बड़ी खुशी खुशी प्लेटफॉर्म से उछलती कूदती अपने घर की ओर चली गई। 11वां लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द गर्ल विद द बास्केट गिव द राइटर ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उस टोकरी वाली बच्ची ने, ग्लिम्स कहते हैं झलक, कैसे झलक दिखा दी लेखक को भारत की वार्म सोल, भारत की जीवंत आत्मा की, भारत की जीती जागती तस्वीर, भारत की आत्मा के कैसे दर्शन करा दिए उस छोटी सी बच्ची ने। देखिए, द गर्ल वॉज एक्सट्रीमली पुअर, लड़की बेहद गरीब थी। एक्सट्रीमली होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, लड़की बहुत ज़्यादा गरीब थी। शी वॉज ड्रेस्ड इन रैग्स, फटे पुराने कपड़े पहने थी। एंड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन, वर्ज होता है किनारा, कगार, और स्टारवेशन होती है भूखमरी, भूखे मरने के कगार पर थी। इवन देन, फिर भी, शी डिड नॉट एक्सेप्ट द राइटर्स मनी एज ग्रेटिट्यूड, फिर भी उसने ग्रेटिट्यूड के तौर पर, एहसान के तौर पर लेखक से पैसे नहीं लिए। शी एग्जिबिटेड, एग्जिबिट होता है शो, दर्शाना, उसने दर्शाया डिसेंसी, सदाचार, सिटीजनशिप, नागरिकता, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, उसने लेखक को दर्शन करा दिए भारत की डिसेंसी, भारत की नागरिकता के, वहाँ के सदाचार के और आत्मसम्मान के। 10 इस प्रकार शी गेव द राइटर अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, और इस प्रकार उसने दर्शन करा दिए, इस प्रकार उसने झलक दिखा दी लेखक को अपनी भारत माता की जीवंत आत्मा की। तो बच्चों, ये थे आपके इस लेसन के शॉर्ट आंसर्स। अगर इस लेसन में से शॉर्ट आंसर्स आएंगे तो ईश्वर ने चाहा इनमें से आपको अवश्य मिल जाएगा। जल्द ही अगले लेसन के शॉर्ट आंसर आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।